गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, अ वेरी वार्म वेलकम। सबका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि दोस्तों पिछली बार हमने देखा था, हमने एक नई सीरीज शुरू की है द कोर आईएएस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उस सीरीज का नाम है द हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, दैट सिलेबस क्लियरली मेंशंस regarding the important personalities of the modern India, especially. UPSC hasn't clearly mentioned the modern Indian personalities, but more or less the people who shape this modern Indian nation, जिन्होंने इस नए भारत की नींव रखी है, वो लोग मॉडर्न इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। तो ज़्यादातर यूपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, उसमें हमें क्लियरली दिखता है कि मॉडर्न इंडियन जो पर्सनालिटीज़ है या लीडर्स है, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एंशियंट या मेडिवल पर्सनालिटीज़ के बारे में क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। डेफिनेटली यूपीएससी ट्रेंड चेंज करके क्वेश्चंस पूछ भी सकती है, बट फिलहाल हम हमारा फोकस रखेंगे द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज हु शेप द मॉडर्न इंडियन नेशन and who had their own contribution for the Indian national movement also। क्योंकि हमें पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी, वो एक राजनैतिक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ नहीं थी। वो राजनीतिक से भी आगे जाके वो पूरे एक नए भारत की नींव रखने की एक प्रोसेस थी, और उस प्रोसेस के तहत देयर वर सो मेनी पीपल हु गेव देयर कंट्रीब्यूशन directly or indirectly, ठीक है, in a different degrees with a different intensity, and we can say they were like a unsung heroes also, they were like a unsung heroines also. So as of now we are focusing upon certain important personalities who always remain in a limelight। और इसका पर्पस मैंने पिछली सीरीज के इसमें भाग में मैंने बताया भी था कि यहाँ पे बहुत सारे जो डिबेट्स चलते रहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से या और कहीं पे भी, कि जो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन पर्सनालिटीज़ के बारे में हमारा परसेप्शन बनाने में। और बहुत बार ऐसे हो सकता है कि ये परसेप्शन निगेटिव जा सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, एज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी, एज वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, वी हैव टू बी वेरी वेरी बैलेंस, इम्पार्शियल एंड अनबायस्ड। तो ये बैलेंस, इम्पार्शियल और अनबायस व्यू या ओपिनियन कैसे बनाना है, यही हमारा पर्पस है, ताकि हमारा जो नॉलेज है वो एक सही तरीके से प्रेजेंट हो जाए एग्जाम हॉल में। एंड दैट इज व्हाट द यूपीएससी एग्जीक्यूटिव वांट्स फ्रॉम यू। सो पहले भाग में हमने देखा था कि कैसे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे, चाहे उनकी विचारधारा हो, चाहे उनका अप्रोच हो था हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति, या उनका काम करने का तरीका हो। बट हमने आखिर में ये भी देखा था कि हाउ बोथ ऑफ देम दे यूज्ड टू एग्री ऑन मेनी पॉइंट्स, दे हैड अ काइंड ऑफ म्यूचुअल पार्टनरशिप एंड दे यूज्ड टू रिस्पेक्ट ईच अदर। सेम थिंग टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी जी एंड वीर सावरकर। तो अगर आपने कल का ही न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, so you will get the idea that in a recent times there is a news regarding the Veer Savarkar again, because recently the Veer Savarkar basically he was in a news for the purpose of his contribution to the Indian freedom struggle। हालांकि डिबेट पॉलिटिकल लेवल पे चलते रहता है, चल भी रहा है, तो हमारा पर्पस वही है कि हमें पॉलिटिकल लेवल पे जाके बायस होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, और खास करके महात्मा गांधी और वीर सावरकर, इनकी विचारधारा, इनका काम करने का जो तरीका है, वो कैसे एक दूसरे से अलग भी था, और वो कैसे आखिर में जाके भारत के नए भारत के उदय में एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया था। एक महत्वपूर्ण, वो एक आधार स्तंभ के रूप में उदय में आ चुका था। ये हमें ज़्यादातर देखना है। ऑफ कोर्स जब बात आएगी या बात छिड़ेगी, क्योंकि ये एक पर्पसफुल डिस्कशन है, जो भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन नहीं है,
डिबेट तो बिल्कुल नहीं है, ये एक पर्पसफुल डिस्कशन है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी। ठीक है, और जैसे पहले भाग में मैंने बताया था, चाहे वो आपका मुख्य परीक्षा हो गई जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4 एथिक्स हो गया, जीएस पेपर 2 आपका सोशल जस्टिस हो गया, या इवन योर पर्सनैलिटी टेस्ट, फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स एंड एज अ एजुकेटेड कंसर्न्स सिटीजन ऑफ इंडिया, in a general walk of the life also, we should have a very clear cut opinion about the personalities who had their own contribution in a freedom struggle. Some of these personalities like Veer Savarkar, they may be controversial, सावरकर जैसी पर्सनैलिटीज कंट्रोवर्शियल हो भी सकती है, बट हमें उन कंट्रोवर्सी से परे जाके एक ऑब्जेक्टिव वे में देखना है कि उनका योगदान कैसे था, क्या उनको जिस तरह से दिखाया जाता है क्या सही में वो वाकई में ऐसे ही थे। ठीक, और ख़ास करके जब डिबेट्स आती है कि गांधी जी और सावरकर इनके बीच कैसे विचारधाराओं का आदान प्रदान था, या इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट था या मतभेद थे या नहीं थे, तो वही हमें देखना है। लेकिन वो मतभेद या कॉन्फ्लिक्ट कैसे थे और किस हद तक थे और कहाँ कहाँ फिर दोनों में बनती भी थी या एक मत होते रहता था, हाउ दे यूज टू हैव देयर ओन कन्वर्जेंस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन देयर ओन एग्रीमेंट्स, ये भी हमें देखना है। ठीक है, क्योंकि होता यह है कि हमें ऐसे दिखाया जाता है कि एक कोई लीडर होगा जैसे सावरकर हो गए कि वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिखाया जाता है, और महात्मा गांधी जी के बारे में तो कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि उनका कंट्रीब्यूशन और उनकी विचारधारा और उनका जो एक आउटलुक है या पर्सपेक्टिव है, नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बट लाइफ एज अ होल, उसके बारे में हम सबको पता ही है। बट स्टिल होता यह है क्योंकि जब कंट्रोवर्सीज की बात चलती है तो सावरकर का नाम हमेशा ही महात्मा गांधी की हत्या में भी आता है, और न्यूज़ चैनल्स, मीडिया एंड इंटरनेट और ओवरऑल ऑनलाइन वर्ल्ड, it will always talk about, debate about all these controversial aspects. For UPSC, we just have to focus on the things in a very purposeful and constructive way. So there will be some points of, we can say, the touch of conflict or kind of concern. But still, we have to keep in mind that our focus should be the way we have to present the answer in a UPSC, and the way in which the UPSC can ask the question. जैसे हमने कल देखा था सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बारे में, वैसे ही आज डिस्कस करेंगे बहुत संक्षिप्त में, ज़्यादा हम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी हैव टू बी वेरी पॉइंट वाइज, वी हैव टू बी वेरी कंसाइज, वी हैव टू द पॉइंट। सो दिस इज व्हाट। तो अगर बात करते कि क्या सावरकर एंटी सेक्युलर थे, क्या सावरकर का जो हिंदुत्व था वो माइनॉरिटीज को एक्सक्लूड करता था या नहीं करता था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पर्पस ये नहीं है कि सावरकर को उनकी अच्छी इमेज दिखाने का यहाँ की कोई कोशिश है, ठीक। पर्पस ये है कि किस हद तक सावरकर सही थे या कहाँ पे सावरकर थोड़ी सी उनसे चूक हो रही थी, और इसमें से जाके उनका कंट्रीब्यूशन कैसे था एक राष्ट्र निर्माण में, इस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो ये अगर बात करते तो आगे चलते जब महात्मा गांधी से हम उनको कंपेयर करेंगे, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज में तो हमेशा गांधी जी के साथ उनका नाम आएगा ही आएगा, बट पॉइंट ये है कि हमारा पर्पस कंपैरिजन का महात्मा गांधी के साथ ये है कि गांधी जी जो एक फादर फिगर है, उनके कंपैरिजन में उनकी आइडियोलॉजी और उनके जो आपके विचार है, उनका जो एक पर्सपेक्टिव है, उस हिसाब से सावरकर जी कितने सहमत थे और सावरकर जी कैसे अलग थे, और उस हिसाब से हमारे राष्ट्रवादी आंदोलन में या इंडियन नेशनल मूवमेंट में कैसे उन दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन था। दे माइट बी पोल्स अपार्ट, सावरकर एंड गांधी जी, दे माइट बी पोल्स अपार्ट, yet they had their own and respective points of view that ultimately led to the processes of the Indian national movement. यही चीजें अभी क्लियर हो जाएगी, और इसमें बात करते करते यह भी एक पॉइंट आएगा कि क्या सावरकर और महात्मा गांधी इनमें हिंदुत्व को लेके कोई कंट्रोवर्सी थी या कॉन्फ्लिक्ट था या नहीं। अगर मैं बताना चाहूंगा ये कोई पॉलिटिकल टॉपिक नहीं है, ठीक है, दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव, और जब वर्ड हिंदुत्व हम यूज कर रहे हैं तो इसमें कोई
फिर से हमें वो राइट विंग, लेफ्ट विंग और सारी चीज़ें और पॉलिटिकल एंगल लाने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी कैन डेफिनेटली आस्क अबाउट द हिंदुत्व, क्योंकि यहाँ पे हिंदुत्व की जो परिकल्पना है, हिंदुत्व का जो कंसेप्ट है, हिंदुत्व का आयाम है, उसको ही ठीक से समझना हमारे लिए ज़रूरी है। एंड व्हेन वी विल in a dispassionate manner and objectively, when we will get into the fold of that Hindutva concept, right? And how it was going to fit and how it was going to ultimately benefit, right, the Indian nation and the people of India or a society of India as a whole. In that way, we will get the idea that it is not a kind of political or a so-called religious aspect going into controversies, right? And automatically अपने आप हम समझ जाएंगे कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमें कैसे आंसर लिखना है अगर प्रश्न पूछा गया है तो। सो दैट इज व्हाट वी विल सी नाउ। तो अगर बात करते हैं, कल जैसे हमने देखा था कि गांधी जी और सावरकर, उनके बीच में क्या क्या अलग अलग विचारधाराएं थी या क्या क्या मतभेद थे, या उनका अपना अपना एक व्यू पॉइंट कैसे था, काम करने का तरीका कैसे था, ठीक है, सोच कैसे थी, तो वही देखेंगे अभी। अगर पहली बात करते आइडियोलॉजी की, तो जैसे कल देखा था सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की बीच में, सेम हमें दिखेगा वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस, ठीक है। तो गांधी जी, ही वाज अ चैंपियन ऑफ नॉन वायलेंस एज वी हैव सीन, एंड जस्ट लाइक सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, ही वाज अ रिवॉल्यूशनरी, एंड बीइंग अ रिवॉल्यूशनरी ही वाज ओपन फॉर एन आर्म रिवॉल्यूशन। और हमें सबको पता है कि वीर सावरकर यही एक ये है, हमारे शख्स है या इंडिविजुअल है जिन्होंने 1857 जो हमारा अपराइजिंग था, जिसको अंग्रेज एक बारबारिक सिपाही म्यूटिनी की तरह दिखाना चाहते थे, उसी 1857 अपराइजिंग को वीर सावरकर ने इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया था, ठीक। और उन्होंने 1909 में किताब भी लिखी थी। इन 1909 he had written a book regarding that 1857 uprising, terming as India's first war of independence। और उसी 1909 में महात्मा गांधी जी ने भी किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। सो दोनों के बीच में ये भी एक चीज सामने आती है कि सावरकर जी भी लॉयर थे, गांधी जी भी लॉयर थे, बाद में दोनों ही बैरिस्टर भी बने थे, और दोनों ने एक ही साल में अलग अलग विषयों पर किताब भी लिखी थी। ये हमें सबको पता है और जानना जरूरी भी है कि सावरकर एक नेशनलिस्ट थे, जैसे महात्मा गांधी जी भी थे, मगर सावरकर बेसिकली अंग्रेजों को जो काउंटर कर रहे थे, ठीक है, 1857 अपराइजिंग के बारे में अंग्रेजों ने जो फॉल्सहुड फैलाया था, उसको काउंटर करने के डिबेट में या उसको काउंटर करने के व्यू पॉइंट में सावरकर ने 1857 रिवॉर्ड को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह दिया था। बट मॉडर्न हिस्टोरियंस, व्हेन दे हैव dispassionately and objectively analyze the war of 1857 और uprising of the 1857, तो हम सबको पता है that 1857 uprising, ठीक है, वो एक अपराइजिंग था, रिवॉल्ट था, बट डेफिनेटली वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था। और वो क्यों नहीं था, उसके लिए अलग से डिस्कशन हो सकता। तो पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि सावरकर, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, और उस समय उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो मेंशन किया था अपने बुक में भी और उनके भाषणों में भी और सारी चीज़ों में, तो वो एक प्रोसेस का पार्ट था। लोगों के बीच में राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म को जगाने का वो एक तरीका था। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। दूसरी बात, अगर बात आती है तो जैसे हमने देखा सुभाष चंद्र बोस की तरह सावरकर भी रिवॉल्यूशनरी थे, तो आइडियोलॉजी में अगर गांधी जी और सावरकर उनको कंपेयर करें तो गांधी जी ही वॉज अ कंजर्वेटिव रिफॉर्मिस्ट एंड सावरकर वॉज अ रेडिकल रिफॉर्मिस्ट। ये पॉइंट ध्यान में रखिए, ठीक है। दोनों सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के प्रति कमिटेड थे, उसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे, बट तरीका अलग था। गांधी जी बेसिकली, एज वी हैव सीन, ही वाज ऑलवेज इन अ मोड ऑफ दैट ट्रेडिशनल एंड एंशिएंट सोशल पास्ट ऑफ इंडिया, द कस्टम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड ही जस्ट वांटेड to change the whole socio-religious and cultural process through that very past which had formed the great nation of India, ठीक है। भारत का एक जो एंशिएंट लीगेसी थी, एक ग्रेट हमारा जी संस्कृति थी, ठीक है, एक कल्चर जो आज भी चलते आ रहा था, उसी में से गांधी जी रास्ता निकाल के हमारी संस्कृति, हमारे समाज को
बदलना चाहते थे या उसमें बदलाव देखना चाहते थे, है? तो वो सुधार देखना चाहते थे, लेकिन थोड़े से एक ट्रेडिशनल वे में, कंजर्वेटिव वे में। बट सावरकर जो थे, ही वॉज अ रेडिकल रिफॉर्मिस्ट, और कैसे थे वो अपने आप आगे पता चलेगा हमें। सावरकर ही वॉज अ रेडिकल रिफॉर्मिस्ट, तो मतलब वो हमारे भारत के समाज को सुधारना चाहते थे, जैसे हमारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स 19वीं सेंचुरी से चल रहे थे। तो मोर एंड लेस उसी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो 19वीं सदी से चल रहे थे, उसको 20वीं सदी में सावरकर एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, और उसको राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ के, उसको राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ के, और ना कि राष्ट्रवादी आंदोलन बल्कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इवेंट्स हो रहे थे या घटनाएं हो रही थी, जैसे जापान का उदय हो गया था, रशिया को हराया था जापान ने 1904 में, और जापान का उदय हो गया था। बाद में जाके हमारे हम कह सकते हैं कि आयरलैंड में होम रूल लीग मूवमेंट चल रही थी, और होम रूल रिवॉल्यूशनरीज वो अंग्रेजों से आयरलैंड का जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें वो अपना योगदान दे रहे थे। इन चीज़ों से लिंक करके सावरकर रेडिकली भारत में रिफॉर्म्स देखना चाहते थे, तो समाज सुधार में भी सावरकर अंतरराष्ट्रीय जो एक आयाम है उसको जोड़ना चाहते थे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। उसके आगे अगर बात करते अप्रोच की, तो कल जैसे हमने देखा महात्मा गांधी का अप्रोच कैसे था कि ग्रास रूट से लेके हम नेशनल लेवल तक आएंगे, बिकॉज फॉर इंक्लूसिव अप्रोच इन इंडियन नेशनल मूवमेंट टू इंक्लूड द मासेस, गांधी जी ऑलवेज फोकस अपॉन द ग्रास रूट्स। गांधी जी ने हमेशा वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट के ऊपर फोकस किया था, और वही वहां से जाके गांधी जी टॉप बॉटम अप अप्रोच फॉलो करके ही विल कम टू द नेशनल लेवल, और उसी हिसाब से वो राष्ट्रवाद बांधना चाहते थे या पैदा करना चाहते थे। सावरकर का थोड़ा सा अप्रोच लगता, वो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों का मिक्सचर था। जैसे कल हमने देखा सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि सुभाष चंद्र बोस नेशनलिज्म से इंटरनेशनल लेवल पे जाते थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन को राष्ट्र स्तर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लेकर जाना चाहते थे। सावरकर also did the same thing. Like Subhash Chandra Bose, he was also a revolutionary. Subhash Chandra Bose also used to fight for India's independence from outside India. Same thing Savarkar used to do from outside India. सावरकर भी एक रिवॉल्यूशनरी थे, और वो भारत के आज़ादी की लड़ाई भारत के बाहर से लड़ते थे, तो राष्ट्र स्तर से वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाते थे। उसका एक एग्जांपल अभिनव भारत, 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत, ये जो हमारी सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी थी, उसका गठन किया था। भारत के स्तर पर क्या बोल सकते हैं हम, ऑल इंडिया लेवल जिसको हम बोलते हैं, कि एक पूरे भारत के स्तर पर उसको ऑर्गेनाइज किया था टू हैव द कोऑर्डिनेशन। उसी समय 1907 he went for अभिनव भारत in the form of फ्री इंडिया सोसाइटी in लंदन। उसी अभिनव भारत को 1907 में वो इंग्लैंड में लेके गए एज अ पार्ट ऑफ फ्री इंडिया सोसाइटी। सो फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल, ये सावरकर का फर्स्ट एस्पेक्ट था। और दूसरा एस्पेक्ट सावरकर था फ्रॉम इंटरनेशनल टू ग्रास रूट्स। When Savarkar was arrested in 1909 and he was sent to double life imprisonment of 50 years in 1911, which was cut short in 1923. Yet Savarkar, when he was released by the British after his clemency petition, जिसके बारे में भी बहुत सारी controversies है, जिसमें जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सावरकर रत्नागिरी में, जो उनका होम टाउन था महाराष्ट्र में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, as far as Maharashtra is concerned, होम टाउन इन द सेंस इट वाज लाइक अ एडॉप्टेड होम टाउन, ठीक है। सावरकर जो थे उनका एक्चुअल होम टाउन नासिक में था महाराष्ट्र में, बट हिज एडॉप्टेड होम टाउन वाज अ रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। तो वहां पे उन्होंने ग्रास रूट्स में जाके लोगों के सुधार के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए या सक्षम होने के लिए उनके लिए काम किया था। तो फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल एंड फ्रॉम इंटरनेशनल टू ग्रास रूट्स, ये अप्रोच सावरकर जी ने फॉलो किया था। So this point becomes very crucial, okay, in the context of the V.D. Savarkar. Then, जब अब बात आती है whether there was any conflict between that महात्मा गांधी and Savarkar with regards to हिंदुत्व, तो यहाँ पे हमें देखना है अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है, यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है
कि दोनों का हिंदुत्व को देखने का तरीका, कि उनके दोनों के हिंदुत्व के प्रति जो सोच थी वो बहुत ही अलग अलग थी। उस सोच के तरफ आते ही है, और उस सोच की तरफ आने के समय में पहले हम डिस्कस करेंगे या देखेंगे स्वराज के प्रति इनका आउटलुक क्या था। व्हाट वाज देयर आउटलुक टुवर्ड्स स्वराज। तो गांधी जी का जैसे हमने कल भी देखा है, गांधी जी वांटेड स्वराज इन फेजेस, सेल्फ रूल, डोमिनेंस स्टेटस, देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जैसे कल भी मैंने बताया दैट he can become flexible, and he had become flexible at times. Again, from complete independence he can come to dominant status. Okay, so Gandhi ji was very flexible and pragmatic in his conception of the Swaraj. और दूसरा ये चीज भी हमने देखी है, गांधी जी स्वराज always went beyond political. गांधी जी स्वराज it always went beyond the political, क्योंकि गांधी जी ने सीधे बोल दिया था जब तक कमजोर से कमजोर व्यक्ति जो है उसको जब तक अपने अंतर्मन से ये नहीं लगता है कि मैं आजाद हूं और मुझे सारी वो सुविधाएं और अधिकार मिल रहे हैं जो एक बाकी लोगों को भी मिल रहे हैं, और मैं सक्षम हो रहा हूं, मैं अपना जीवन सही तरीके से जी पा रहा हूं, तब तक स्वराज नहीं आता है। गांधी जी का कंसेप्ट क्लियर ही है, ठीक है। एंड सावरकर जी है, उनका जो कंसेप्ट है आजादी का, वो सुभाष चंद्र बोस जी के तरह ही है। सावरकर भी रिवॉल्यूशनरी है, सुभाष चंद्र बोस भी रिवॉल्यूशनरी है, तो एक रिवॉल्यूशनरी सोच सामने दिखती है। तो बोस जैसे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करते थे, सावरकर जी भी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करते थे, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और हिंदुत्व की तरफ आते आते और एक चीज देखना है कि ये जो विचारधारा है वो विचारधारा कैसे आपकी विकसित होती है। विचारधारा विकसित होती है जब आप किसके संपर्क में आते हो समाज में, है कैसे कैसे व्यक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर रहता है, आप किससे प्रभावित हो जाते हो, ये सारी चीजें मायने रखती है। और कल महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी ऐसे ही हमने देखा था, आज भी वैसे देखेंगे। तो गांधी जी का क्लियर है, गांधी जी हमारे नरम मतवादी थे, है? क्यों? ही वॉज अ मॉडरेट बिकॉज ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, whom he used to refer as a political guru. Gandhi ji was also influenced by the Rabindranath Tagore, okay? Their ideology, their thought process, and their, we can say, kind of views they had put through their writings, okay? Their speeches and so on. अगर इनकी बात करते हैं सावरकर जी की, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखा था, सावरकर also he was influenced by extremist outlook और ideology. एक जो कल्चरल नेशनलिज्म है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उससे वो प्रभावित थे, है? उससे वो मोटिवेट हुए थे। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और सावरकर जी के ऊपर लोकमान्य तिलक, जो कि खुद एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, है? या गरम मतवादी वो थे, वैसे लोकमान्य तिलक जैसे जो लीडर है उनसे वो प्रभावित हुए थे। कौन? सावरकर जी, ठीक। और हमें ये भी पता है कि गांधी जी का उदय होने से पहले भारत की आजादी की जो आंदोलन है उसमें लोकमान्य तिलक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसे व्यक्ति से जब आप प्रभावित होते हो तो जाहिर सी बात है आपकी जो विचार है, आपका जो कर्तृत्व है, आपकी जो सोच है, आपका जो देखने का नजरिया है, वो उसी दिशा में चला जाता है। देन सावरकर एडिशनली वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय the young Italian movement which was carried by Italian revolutionaries in 1820s and 1830s. इटाली में भी जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुई थी 1820-1830 के दशक में, उससे सावरकर बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और ये ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो लीडर्स थे, खास करके जोसेफ मैज़िनी, यंग इटालियन मूवमेंट के जो लीडर्स थे, जोसेफ मैज़िनी, रॉबर्टो गैरिबाल्डी, ऐसे लीडर्स और नेता जो है उनसे वो प्रभावित थे। और आपको पता भी है कि सावरकर जी है, उन्होंने जोसेफ मैज़िनी के ऊपर एक आपका चरित्र भी लिखा था। ही हैड रिटन अ बायोग्राफी, ठीक है, रिगार्डिंग द जोसेफ मैज़िनी आल्सो। सो दैट पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। सो ऑटोमेटिकली सावरकर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वी कैन से आइडियोलॉजी ऑफ सच ए पीपल, एंड दैट वाज गोइंग टू इन्फ्लुएंस एंड दैट वाज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन हिज वर्क्स आल्सो। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फिर आएगा हिंदुत्व,
क्योंकि ये हिंदुत्व की जब बात करते हैं और एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आएगा तो आपका पर्सपेक्टिव तरीके से पूछा जाएगा जिसमें यह क्लियर होगा कि भारत की आज़ादी में और भारत के उदय में कंट्रीब्यूशन किस तरीके से था, गांधी जी का हिंदुत्व और सावरकर का हिंदुत्व, और कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव कैसे था या निगेटिव कैसे था, ये भी देखा जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर यहाँ पे बात करते तो जब आप विचारधारा की बात करते हैं या हिंदुत्व के प्रति एक जो सोच रही थी किसी भी व्यक्ति की, तो गांधी जी वॉज मच मोर रेडिकल। गांधी जी वॉज मच मोर रेडिकल, रेडिकल इन द सेंस कि गांधी जी का जो हिंदुत्व है वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव और धर्म के ऊपर आधारित था। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसे बताया हिंदुत्व धर्म के ऊपर भी हो सकता है और हिंदुत्व धर्म के परे भी हो सकता है। तो अगर बात करते हैं तो महात्मा गांधी खुद पब्लिकली बोलते थे, आई एम स्टाउंच हिंदू, मैं एक पूरी तरीके से हिंदू धर्म का पालन करने वाला आदमी हूँ। ठीक है, एंड मैं सनातनी हिंदू हूँ, ऐसे गांधी जी सीधे सीधे बोलते थे। गांधी जी गाय की जो पूजा होती है या काऊ वर्शिप होती है उसमें पूरी तरीके से बिलीव करते थे। तो क्लियर कट गांधी जी का जो हिंदुत्व है, बिकॉज एज आई हैव मेंशन गांधी जी वाज रूटेड बैक इन हिज पास्ट, दैट मींस इंडियाज पास्ट, दैट इज अ ग्लोरियस पास्ट ऑफ द सो कॉल्ड सनातन धर्म which is called as a Hinduism today, which was brought by the Aryans in a Vedic period. Okay? The oldest continuous flowing philosophy anywhere in the world which we can find. तो धर्म के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, और संस्कृति के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गांधी जी सीधे सीधे हिंदुत्ववादी थे। देन और उसमें ये क्लियर है कि उनकी गाय के प्रति जो पूजा है, ठीक है, या जो खुद को सनातनी धर्म हिंदू कहते थे, या हम उनकी हमें पता ही है कि राम राज्य का कंसेप्ट या उनका जो वैष्णव जन थे, ये सारी चीजें दिखाती है गांधी जी का हिंदुत्व था धर्म के ऊपर आधारित। अगर सावरकर जी की बात करते हैं, सावरकर जी बात करते हैं तो हमें क्लियरली दिखेगा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट नॉर्मली सावरकर इज अक्यूज, सावरकर जी के ऊपर टीका की जाती है कि ये आपके हिंदुत्ववादी है और इनका जो हिंदुत्व है इन्होंने धर्म को पॉलिटिक्स में लाके फिर इसका गलत असर मुस्लिम लीग के रूप में हमें देखने को मिला है। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी पार्टीशन वगैरह हुआ है, ये सारी चीजें जो आती है इसमें हमें ये क्लियर होना पड़ेगा दैट सावरकर्स हिंदुत्व इट वाज क्लियरली अ कल्चरल आइडेंटिटी। सावरकर्स हिंदुत्व वाज नॉट अ रिलीजियस आइडेंटिटी। जैसे मैंने बोला महात्मा गांधी के लिए हिंदुत्व वाज अ रिलीजियस आइडेंटिटी, गांधी जी के लिए हिंदुत्व एक धार्मिक हमारी जो है पहचान थी। बट फॉर सावरकर द हिंदुत्व वाज अ कल्चरल आइडेंटिटी। सावरकर ही वाज अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म एंड दैट हिंदुत्व वाज अ सिंबल एंड आउटकम ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसलिए आपको दिखेगा कि जब वो हिंदुत्व की बात करते थे, ठीक है, जब वो हिंदुत्व की बात करते थे तो हमेशा वो बात करते थे रेडिकल रिफॉर्म्स इन हिंदुइज्म। He used to talk about the radical reforms in Hinduism. और उनका जो हिंदुत्व था वो भगवान में विश्वास रखता ही नहीं था। उनका जो हिंदुत्व था वो भगवान में विश्वास नहीं रखता था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। एंड उनका हिंदुत्व जो है वो रैशनैलिटी और रीजन के बेस पे था। जैसे हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले रेनेसांस हुआ था, मोंटेस्क्यू, वोल्टायर, कांट, रूसो, ये सारे विचारक थे या इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन और यूरोप में जो बदलाव आए उसको शेप किया था। वैसे सावरकर बेसिकली ही वांटेड दैट व्हाटएवर हैज बीन मेंशन्ड इन हिंदुइज्म आर द सो कॉल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड अनलेस एंड अनटिल इट पासेस द मस्टर ऑफ योर रैशनैलिटी एंड रीजन। जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, जब तक वो आपकी समझ, आपकी सोच और आपका जो एक निष्पक्ष जो हमारा विचार करने का एक तरीका होता है, उसके आगे जाके हम उसको देख पाते हैं एक साइंटिफिक तरीके से या वैज्ञानिक तरीके से, तब तक उस धर्म ग्रंथों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। ये सावरकर जी ने क्लियर बोला था। सो ही वाज फोकसिंग अपॉन एथेइज्म एंड रैशनैलिटी। तो
एथेइज्म की अगर बात करते हैं, एथेइज्म की बात करते हैं तो धर्म की बात आती ही नहीं है। धर्म की बात तभी आएगी जब आपका धर्म, भगवान, ये सारी चीजें एक दूसरे से मिल जाती है। तो इसलिए सावरकर जी का हिंदुत्व धर्म से आधारित नहीं था। इट वॉज अ सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। और सावरकर जी के हिंदुत्व में सारे जो हमारे संस्कृति के अलग अलग आयाम है, सारे धर्म जो है, सारे जो भाषाएं है, ठीक, और सारी जो भारत की विविधता है, ये सारी विविधता एक एकता के रूप में, जो आज हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बोलते हैं, ये सारे एक ही देश में या एक ही राष्ट्र में रहने चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से। ये सावरकर का हिंदुत्व था। Savarkar's Hindutva was focusing upon the peaceful coexistence of all socio-cultural traditions of India, which were existing at a time, and in the same Indian subcontinent, which was undivided Indian subcontinent। ये भी ध्यान में रखना है। सावरकर का जो हमारा नया भारत का सपना था, वो अनडिवाइडेड भारत का ही सपना था। ये भी हमें ध्यान में रखना है। उन्होंने कभी भी ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ्स के ऊपर विश्वास नहीं रखा। ही ऑलवेज डिस्कार्डेड ऑर्थोडॉक्स हिंदू बिलीफ्स। ये भी पॉइंट जरूरी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं, एज आई हैव मेंशन, गांधी जी वाज अ वर्शिपर ऑफ द काउ, बट सावरकर डिसअप्रूव्ड काउ वर्शिप। गाय की पूजा करना जरूरी नहीं है, ऐसा सावरकर ने बोला था। सो ही डिड नॉट बिलीव मच इन अ काउ वर्शिप। उनको लगता था कि गाय की पूजा करना इज अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशन है। गाय की पूजा करना एक सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। ये चीज ध्यान में रखिए। और उनका जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व ऑफ द सावरकर वाज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ मॉडर्न इंडिया टू द सो कॉल्ड imperial and colonialist ideology of the Britain, right? The imperialistic and colonialism ideology which Britain was following. The answer was Hindutva. Savarkar's Hindutva was the answer to the imperialistic and colonialist ideology of the Great Britain. ये भी चीज ध्यान में रखना है। उनका ये कहना था, जैसे मैंने बताया, हमारा हिंदुत्व जो है एक भारत के संस्कृति की पहचान है, ठीक है। और सारे अगर दुनिया की बात करते हैं तो हिंदू जो है, मतलब हिंदू मतलब एक हिंदू संस्कृति जो है या हिंदू समाज है, वो एक माइनॉरिटी है कंपेयर टू द होल वर्ल्ड, which is a fact today also, because we know except India and नेपाल खुद को हिंदू राष्ट्र मानता है। भारत में तो हम सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, हिंदुइज्म की अगर बात करते हैं तो दुनिया के जितने भी सारे मेजर जो धर्म है, उसमें तो सबसे कम संख्या में हिंदुइज्म है, ठीक, एक्सेप्ट जूइज्म को छोड़ दे तो हिंदुइज्म बहुत ही कम संख्या में, खास करके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के कंपैरिजन में। So point of view ये है, Savarkar wanted to present that if Hinduism as a cultural identity, if Hinduism as a social identity, and if Hinduism as a political identity has to survive, then automatically Savarkar was talking not of a religion, but he was talking about response of India to the modern world. ये जो पाश्चात्य देश के लोग अंग्रेजों जैसे यहाँ पे आके हमारे ऊपर राज करते हैं, ठीक है, हमको मुट्ठी में रखने की कोशिश करते हैं, उसको जवाब अगर देना है तो हमें हमारे समाज को एक होना पड़ेगा, हमारे संस्कृति को एक होना पड़ेगा, ठीक है। और संस्कृति तभी एक हो सकती है जब सबकी सोच एक हो जाएगी, और वो सोच थी हिंदुत्व। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्रूशियल। सो इट वाज एवरीथिंग माइनस रिलीजन, सिंपल। सावरकर्स हिंदुत्व वाज एवरीथिंग माइनस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। नेक्स्ट थिंग अगर बात करते हैं, नेक्स्ट एस्पेक्ट अगर बात करते हैं, अगेन एज आई मेंशन, अगर आइडियल स्टेट की बात करते हैं, बिकॉज हमने सावरकर और गांधी जी दोनों के स्वराज के कंसेप्ट को देखा है, ठीक है, उनका स्वराज के प्रति क्या उनकी सोच थी या देखने का नजरिया था, वो भी हमने देखा है। तो वैसे ही स्वराज बेसिकली मिलने के बाद एग्जैक्टली किस हिसाब से स्वराज होगा, तो महात्मा गांधी जी का तो हमें पता ही है। महात्मा गांधी बेसिकली ही यूज्ड टू लुक एट अ स्वराज फ्रॉम द यूटोपियन पर्सपेक्टिव, और जिसके लिए गांधी जी को बहुत बार क्रिटिसाइज किया भी गया था। और उसके बारे में भी मैंने कल आपको निष्पक्ष तरीके से बताया था कि गांधी जी वॉज नॉट यूटोपियन,
गांधी जी वॉज नॉट इन अ ड्रीम वर्ल्ड। गांधी जी का जो राम राज्य या किसी भी बात का कंसेप्ट था, तो गांधी जी पहले उस बात के ऊपर अमल करते थे। ही यूज्ड टू वॉक फर्स्ट एंड देन टॉक फर्स्ट। सो ही वाज अ प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। ये टर्म मैंने यूज किया था, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है। तो उनका राम राज्य कोई यूटोपियन नहीं था। इट वाज अ प्रैक्टिकल एंड pragmatic एस्पेक्ट, provided how it can be achieved, and how in a collective manner we can achieve that, so we can have the perpetual peace and progress. तो डेफिनेटली गांधी जी का जो राम राज्य का कंसेप्ट है, इट वाज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, प्लूरलिज्म, टॉलरेंस एंड वी कैन से इक्विटी ऑल्सो। और ये सारी चीजें हमारे भारत के संविधान में भी है। तो गांधी जी बेसिकली आज जो भारत का संविधान है, ठीक है, हमारे जो मूलभूत अधिकार है, हमारे जो डीपीएसपी है, ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं उस राम राज्य में वो रिफर कर रहे थे। पर जैसे मैंने बताया, गांधी जी खुद जैसे कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, तो इसलिए उन्होंने राम राज्य टर्म यूज किया था। तो उसको अलग कॉन्टेक्स्ट में या अलग नजरिए से लेने की जरूरत नहीं पड़ती हमें, बात सीधी सीधी है। और गांधी जी का जो राम राज्य है वो इंक्लूसिव है, ठीक है, सारे समाज के सारे व्यक्तियों के लिए, और वो ह्यूमनिज्म या मानवतावाद के ऊपर आधारित था। तो फिर से यह धर्म की बात आने वाली रही है। सिमिलरली यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहाँ पे गांधी जी और सावरकर थोड़ा डिफर करेंगे। तो ये बात क्या यहाँ तक आने तक हम देखते हैं पहले कि सावरकर का जो आपका फोकस था या सावरकर की जो सोच थी, ठीक है, एक आइडियल स्टेट के बारे में कि जो नया भारत बनेगा वो कैसा होगा। तो मैंने बताया सावरकर का जो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि द कंसेप्ट ऑफ सावरकर रिगार्डिंग द हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व, सावरकर का जो हिंदुत्व का जो कंसेप्ट है, वही हिंदुत्व का कंसेप्ट जो एक कल्चरल नेशनलिज्म है, हिंदू राष्ट्रवाद, ठीक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उससे ही हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। सावरकर के हिसाब से जो हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसके आधार पर ही हमारे हिंदू राष्ट्र की नींव रखी जाएगी। क्योंकि सावरकर का ये मानना था कि जो राष्ट्र है वो एक समान भौगोलिक जो हमारी भूमि है, ठीक है, जिसमें अलग अलग धर्म या जाति के लोग बहुत सालों से शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं, उन चीजों से हमारा राष्ट्रवाद बनता है। एक ही संस्कृति से हम बंधे जाते हैं, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप जैन हो, चाहे आप बौद्ध हो, चाहे आप और किसी धर्म का पालन करते हो, फिर भी आप हिंदू ही हो। क्यों? क्योंकि हिंदू, जैसे हमने पहले भी देखा है, अरब्स ने हिंदू यह नाम हमें दिया है। एंड व्हेन अरब सेड हिंदू, अरब ने हिंदू धर्म के लिए नहीं कहा था, वो भारत के भूमि के लिए कहा था। सारे लोग जो इंदस रिवर के पूर्व में रहते हैं, और इंदस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, एंड अरब्स जो थे वो सिंधु शब्द को उच्चारित नहीं कर पाते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। सो फॉर अरब्स ऑल पीपल और एवरी पर्सन लिविंग ईस्ट ऑफ इंदस इज अ हिंदू, irrespective of his race, religion, ठीक है, his ethnicity and any kind of identity। तो वही कंसेप्ट सावरकर लाते थे कि सिंधु नदी के आगे और हिमालय के लेके हमारे इंडियन ओशन तक, सिंधु नदी के पूर्व में और हिमालय से लेके हमारे इंडियन ओशन तक या हिंद महासागर तक, जो भी आदमी या जो भी इंसान इस मिट्टी में रहता है वो हिंदू है। उसका अपना एक धर्म हो सकता है, बट स्टिल ही इज अ हिंदू। सो सावरकर्स हिंदुत्व, इट वाज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द पर्सनल एंड पब्लिक आइडेंटिटी। as a part of your personal identity, you may be Muslim, you may be Christian, but as a part of your public identity, you are a Hindu. That is a foundation of the Hindutva and Hindu Rashtra for the Savarkar। और जैसे मैंने बताया, ये जो हिंदुइज्म, हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व है सावरकर का, ये किस लिए जरूरी था उनके हिसाब से? टू फाइट द फोर्सेस ऑफ कोलोनियलिज्म एंड द फोर्सेस ऑफ इंपीरियलिज्म। ये ध्यान में रखिए, ठीक है।
तो इसलिए हिंदू राष्ट्र क्या है, जात धर्म हमारा जो रीजन है, ठीक है, लैंग्वेज है एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर माइनर आइडेंटिटीज, उससे परे जाके हिंदू राष्ट्र आएगा, ठीक है। सो दिस इज अ कल्चरल नेशनलिज्म। बट यहाँ पे एक बात आती है कि अंतिम पड़ाव पे जब आते हैं तो गांधी जी सही हो जाते हैं और सावरकर थोड़ा गलत ट्रैक पे जाते हैं। उसका कारण है, और गांधी जी जैसे हमने देखा, सावरकर एकदम एथेइस्ट थे, वो हिंदू धर्म से ज्यादा हिंदू संस्कृति के ऊपर फोकस कर रहे थे। उन्होंने धर्म को कभी लाया नहीं है, ठीक? उन्हें धर्म को कभी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने धर्म को कभी भी हमारे विचारधारा में लिया नहीं था। बट हुआ ये कि गांधी जी जो है उन्होंने अपने धर्म के जो अपने विचार थे, उनको हमेशा अपने वैयक्तिक या पर्सनल लेवल तक रखा था। द गांधीजी's belief in Hinduism and Gandhiji's assertion that I am a Hindu, it was up to him only as a part of his personal life, okay? And Gandhiji never brought it in a public life. In a public life, Gandhiji would always be secular. Right? In a public life, Gandhiji would always be secular, and in his personal life, he was a Hindu. ये चीज ध्यान में रखिए। इसलिए गांधी जी का जो हिंदुइज्म है या गांधी जी का जो हिंदुत्व है कभी भी बाकी धर्म के ऊपर हावी नहीं हुआ था। गांधी जी का जो हिंदुइज्म है या गांधी जी का जो हिंदुत्व है वो कभी भी बाकी धर्म के ऊपर हावी नहीं हुआ था। सावरकर जी जो है उन्होंने 1937 में हिंदू महासभा के व्यासपीठ पर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ हिंदू महासभा सावरकर हैड सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी। एक चीज ध्यान में रखिए, सावरकर was against the partition of India, yet he had supported two nation theory. तो ये तो कॉन्ट्रोडिक्शन है, विरोधाभास है, ठीक है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा था। उसका कारण ये था कि फॉर सावरकर देयर कैन बी मेनी नेशंस विद इन द इंडियन स्टेट और विद इन इंडिया एज अ कंट्री देयर कैन बी मेनी नेशंस, ठीक है, जो कि सच है आज भी। ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया दे आर रिस्पेक्टिव नेशंस, ठीक है। आपका पंजाब हो गया, पंजाब एक अलग नेशन है विद इन इंडिया। तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु इज अ डिफरेंट नेशन विद इन इंडिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि पंजाब भारत का राज्य है, तमिलनाडु भी भारत का राज्य है, पर विद इन द नेशन, विद इन द कंट्री और अ स्टेट देयर कैन बी डिफरेंट नेशंस। तो वैसे ही सावरकर का भी था। सावरकर का कहना यह था कि हिंदू और मुस्लिम या हिंदू और बाकी माइनॉरिटी है, और उस माइनॉरिटी में ऑब्वियसली मुस्लिम आते हैं उस समय के हिसाब से। तो टू नेशन थ्योरी जो है इट वाज बेस्ड अपॉन नेशन कंसेप्ट। तो अनडिवाइडेड इंडिया में हिंदू और आपके जो मुस्लिम है उनके अपने अपने राज्य हो सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम्स उनके अपने अपने राज्य हो सकते हैं विद इन अनडिवाइडेड इंडिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं सावरकर ऑलवेज अपोज पार्टीशन, he always wanted undivided India, but he was of the view that within the same house two brothers can live peacefully in a separate way. सावरकर का कंसेप्ट सिंपल था, जैसे आज होता है, ठीक, दो भाई है, अगर झगड़ा करके दोनों अलग हो जाएंगे तो आज सीधी सी बात है, फैमिली में होता है, दो भाइयों के बीच में कभी कभी झगड़ा होता है, और झगड़ा इतना एक्सट्रीम लेवल पे जाता है कि हो सकता है कि दोनों पूरी तरीके से अलग हो जाए। तो सावरकर का कहना यह है हिंदू और मुस्लिम एक भाई की तरह है, लेकिन झगड़ा करके पूरी तरीके से अलग होने से अच्छा है कि आप एक ही घर में, एक भाई नीचे रहेगा, दूसरा भाई अपना घर ऊपर रख सकता है। एक ही घर में नीचे में एक भाई रह सकता है, ऊपर में एक भाई रह सकता है। एंड दिस हैपेंस इन मेनी केसेस दैट टू ब्रदर्स बेसिकली दे हैव देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज इन अ सेम हाउस, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ सेपरेशन विद इन द सेम हाउस। तो सावरकर का ये कहना था कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों अलग हो सकते हैं, दोनों का एक अपना अलग राज्य हो सकता है, अपनी आइडेंटिटी हो सकती है, बट वो राष्ट्र या राज्य है वो अनडिवाइडेड भारत में रहेगा, अनडिवाइडेड इंडिया में रहेगा। जैसे मुस्लिम लीग ने किया, उनको टू नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान एक अलग देश चाहिए था। सावरकर ने देश ये शब्द कभी यूज नहीं किया, देश एक ही रहेगा भारत, उसमें मुस्लिम्स हो गए,
उसमें हिंदू होंगे, अलग अलग एरियाज में रहेंगे अपने इतने हिसाब से, ठीक। ये सावरकर का कंसेप्ट है। बट पॉइंट हो गया कि सावरकर ने कभी भी हिंदुइज्म को धर्म की तरफ से नहीं देखा। गांधी जी ने हिंदुइज्म को धर्म के हिसाब से देखा था, मगर गांधी जी का जो हिंदुइज्म है, उनका जो धार्मिक भाव है, वो खुद तक सीमित था, ठीक। गांधी जी ने पब्लिक लाइफ में कभी भी धर्म को नहीं लाया था, इसलिए गांधी जी सेक्युलर हो गए थे और सेक्युलर है। लेकिन सावरकर का आखिर में ये हो गया, उन्होंने हिंदुइज्म या हिंदुत्व को कभी धर्म के हिसाब से नहीं देखा, बट उनका जो हिंदुइज्म है, जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ठीक है, वो इतना हावी हो गया, इतना हावी हो गया बाकी संस्कृतियों के ऊपर कि उसके चलते कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन पैदा हो गया, ठीक है। एक हिंदू संस्कृति जो है और या उसकी जो हमारी आइडेंटिटी है, एक पहचान है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी संस्कृतियां है हिंदू संस्कृति के अलावा है, जो भी भारत में शांतिपूर्ण तरीके से रह रही है, कहीं ना कहीं वो एक मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गया ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द टाइम, ठीक, विच अल्टीमेटली समवेयर अफेक्टेड द इंडियन यूनिटी निगेटिवली, ठीक। भारत की जो अखंडता है और एकता है, कहीं ना कहीं उसको निगेटिव वे में या नकारात्मक रूप से उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। ये चीज ध्यान में रखनी है। हालांकि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, सावरकर कभी भी हमारी पार्टीशन नहीं चाहते थे, ओके, सावरकर कभी भी पार्टीशन नहीं चाहते थे, ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। फिर भी इनडायरेक्टली ड्यू टू हिज हिंदू कल्चरल नेशनलिज्म, इट समवेयर ओवरशैडोड द अदर कल्चरल nationalities and identities which were living peacefully in India. So indirectly it gave a chance to forces of a Muslim League and other identities to have a counterpoint. ठीक, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। तो ऐसे हमें बैलेंस वे में इन चीजों को प्रेजेंट करना है, ठीक है, डिपेंडिंग कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत ही कॉशियस होना है, बहुत ही संभल के चलना है। तो ये चीज है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू विल सी कि 1937 के बाद धीरे धीरे सावरकर जी की इमेज निगेटिव बनती गई। जो भी आज भी कंट्रोवर्सीज उभरती है, जिसके ऊपर राजनीति चलती रहती है, डिबेट्स चलते रहते हैं, जिसमें मीडिया वाले भी आते रहते हैं और सारी चीजें गलत तरीके से दिखाई देती है, उसका ये कारण है। तो कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन सही था सावरकर जी का, बट वो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और या आपका एक आउट ऑफ फियर on the part of other nationalities or other communities, it somewhere went into wrong direction, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश वर ऑलवेज ईगर एज अ पार्ट ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। अंग्रेज तो उनके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है, या आपका तोड़ो और राज करो, उसके तहत वो तो ऐसी चीजों को और गलत तरीके से प्रेजेंट करने में माहिर थे। सो दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक। बट अगेन एग्जाम में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेज रिगार्डिंग ब्रिटिश बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ देयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ठीक है, दे आल्सो मिस इंटरप्रेटेड थिंग्स। नो नीड टू गो इन दैट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग अ मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग, आई एम टेलिंग द थिंग्स। एक बहुआयामी आपको इंफॉर्मेशन देने की तरफ से या आपका पर्सपेक्टिव डेवलप करने की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजें कैसे हो रही थी। हमें जब प्रेजेंट करने की बात आएगी तो इतना ही लिखना है दैट द कल्चरल नेशनलिज्म ऑफ द वीर सावरकर समवेयर ओवरशैडोड द अदर कल्चरल एस्पिरेशंस एंड अदर कल्चरल आइडेंटिटीज, एंड इट क्रिएटेड अ काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट बेसिकली समवेयर द ट्रैक वेंट इनटू अ रॉन्ग डायरेक्शन अफेक्टिंग द नेशनल मूवमेंट to a greater extent in last phases, ठीक, ये चीज इतना ही हमें ध्यान में रखनी है। और फिर अब हम आते हैं पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस। अभी हम आते हैं लास्ट पड़ाव कि ये सारा हमारा अभी पिक्चर क्लियर है कि गांधी जी की सोच कैसे थी, गांधी जी ने अपने सोच को कैसे पब्लिक लाइफ में रखा था, गांधी जी ने किस हद तक अपनी सोच को पर्सनल लाइफ में रखा था, है? और इसलिए गांधी जी का कंट्रीब्यूशन हमेशा ही सबसे ऊपर रहता है देश की आज़ादी में, भारत की उदय में
या भारत की नींव रखने में, नए भारत की नींव रखने में एंड गांधी जी सबसे ग्रेटेस्ट नेशनलिस्ट क्यों माने जाते हैं। और उसी हिसाब से हमने सावरकर जी का भी देखा है, उनके विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है, और कैसे उन्होंने देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और यहाँ पे फिर आती है बात, कहाँ पे सावरकर और गांधी जी एक दूसरे के विचारधाराओं से सम्मत थे, है? दोनों में सम्मति कहाँ पे थी, दोनों में कहाँ पे जाके एक क्या बोल सकते हैं कि एक साथ काम करने की जो भावना है वो कहाँ पे दिखती है, तो यहाँ पे दिखती है। तो जैसे हमने देखा है कि गांधी जी रिमेन सेक्युलर इन अ पब्लिक लाइफ, ठीक है, एंड सावरकर डिस्पाइट बीइंग सेक्युलर इन अ पब्लिक लाइफ, somewhere basically the things went in a negative way. Yet we have to keep in mind Savarkar or Gandhiji, both of them supported pluralism and humanism. Both of them supported equality, justice, tolerance and liberty to all, we can say, people, okay, irrespective of your religion, caste, region, ethnicity, race and any other identity. ये चीज ध्यान में रखनी है। देन अगर बात करती है राष्ट्रवाद की, बोथ सावरकर एंड महात्मा गांधी, सावरकर हिज मदर टंग वाज मराठी और महात्मा गांधी हिज मदर टंग वाज गुजराती, स्टिल both of them supported Hindi as a national language. Today we know that India doesn't have any national language. Hindi is the official language of India. हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। पर उस समय मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन के समय सावरकर जी और गांधी जी बोथ ऑफ देम वर सपोर्टिंग हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। और जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब चालू हो रहा था, नागपुर सेशन 1920, उस समय जब लैंग्विस्टिक प्रोविंस की बात आई थी कि आज़ादी के बाद भारत के राज्य भाषा के आधार के ऊपर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसकी जब बात चल रही थी नागपुर सेशन 1920, तब गांधी जी और सावरकर, ठीक है, दोनों ने इस भाषा के आधार के ऊपर प्रांत की जो रचना होनी चाहिए उसको सपोर्ट दिया था। हालांकि ये बात अलग है, सावरकर उस सेशन में डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले रहे थे, ठीक, उनका सहभाग नहीं था, बट इस सेशन से पहले भी सावरकर जी ने सपोर्ट किया था लैंग्विस्टिक प्रोविंसेस को, ठीक। तो हिंदी और लैंग्विस्टिक क्रिएशन ऑफ द प्रोविंसेस, इन दोनों चीजों को गांधी जी और सावरकर ने सपोर्ट किया था और दोनों सम्मिलित थे इन बातों पे। फिर गांधी जी ने तो क्लियरली बोला था सावरकर जी के बारे में, दैट सावरकर इज अ फेथफुल सन ऑफ द भारत। अगेन आप देखिए गांधी जी के वर्ड्स में भारत शब्द दिखता है, ठीक, गांधी जी के वर्ड्स में भारत शब्द दिखता है, तो वो जो खुद को एक सनातनी हिंदू मानते हैं तो वो रिफ्लेक्शन है। बट जैसे मैंने बताया कि ये उनका पर्सनल ये था, क्या बोल सकते हैं उसको, एक पर्सनल विश्वास था या पर्सनल बिलीफ था, है? उन्होंने पब्लिक लाइफ में उस चीज को कभी भी किसी बाकी धर्म के लोगों के ऊपर थोपा नहीं था, ये भी चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। और वही काम सावरकर जी ने भी किया था। सावरकर जी ने भी कभी भी अपने जो विचारधारा है, सांस्कृतिक विचारधारा है, उसको कभी थोपा नहीं था। तो सावरकर इज अ फेथफुल सन ऑफ द भारत एंड हिज टैलेंट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। और ये बात कब की थी कि जब सावरकर ने अपनी मर्सी पिटिशन फाइल की थी अंग्रेजों के सामने कि मेरी सजा कम करो, क्योंकि सावरकर जी को 1911 में सजाए काला पानी की सजा हुई थी अंडमान सेल्युलर जेल में। उसको कम करने के लिए जब पिटिशन डाली थी उसको गांधी जी ने सपोर्ट किया था। ये भी चीज बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि सावरकर जी की मर्सी पिटिशन को गांधी जी ने सपोर्ट किया था, ठीक है, क्योंकि गांधी जी को पता था कि सावरकर जी एक हीरा है और उस हीरे को देश की आजादी में और देश की आजादी के बाद देश के निर्माण में, पुनर्निर्माण में, पुनर्गठन में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग देने में उनका योगदान जरूरी है, ये गांधी जी को पता था, इसलिए उन्होंने ये कोट किया था। और एग्जाम में ये कोट हम दे सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से। फिर सावरकर जी ने भी गांधी जी के नॉन वायलेंट सत्याग्रह को समर्थन दिया था। सावरकर जी तो रिवॉल्यूशनरी थे, तो ही यूज्ड टू फोकस अपॉन द आर्म वायलेंस, बट वो खुद सुभाष चंद्र बोस जी की तरह गांधी जी के आपके अहिंसावादी जो आंदोलन है उनको सपोर्ट भी करते थे, ठीक है। और सावरकर जी का जो कल्चरल हिंदुत्व है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जो हमारा हिंदुइज्म है,
उसको गांधी जी ने एक्नोलेज किया था, गांधी जी ने उसको माना था, ये भी चीज ध्यान में रखनी जरूरी है। दोनों ने हमारी जो पार्टीशन है उसको अपोज किया था। मैंने पहले ही बताया, बोथ ऑफ देम वांटेड अनडिवाइडेड इंडिया, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, एंड बोथ वर द चैंपियंस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। बोथ वर द चैंपियंस ऑफ सोशल रिफॉर्म। शुरुआत में हमने देखा गांधी जी वॉज अ कंजर्वेटिव रिफॉर्मिस्ट, सावरकर वॉज अ रेडिकल रिफॉर्मिस्ट। तो गांधी जी सामाजिक सुधार चाहते थे लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। सावरकर सामाजिक सुधार एकदम क्रांतिकारी रूप में चाहते थे। तो बोथ ऑफ देम चैंपियन द वुमन एम्पावरमेंट, बोथ ऑफ देम सपोर्टेड विडो रीमैरेजेस, बोथ ऑफ देम वर्क फॉर अ अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस क्लासेस। तो मैंने बताया कि सावरकर जी की जब सजा कम की थी, जब वो रत्नागिरी गए थे तो उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, बट ही वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस एंड वल्नरेबल सेक्शंस, और वुमन की एम्पावरमेंट या सक्षमता के लिए उन्होंने काम किया था, ठीक है। बोथ ऑफ देम अपोज अनटचेबिलिटी, बोथ ऑफ देम अपोज अनटचेबिलिटी आल्सो। सो अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई, विडो रीमैरेज के लिए सपोर्ट, ठीक है। फिर आपका जो वल्नरेबल सेक्शंस है उनके उद्धार के लिए काम करना, उनके एजुकेशन के लिए काम करना, ये सारी चीजें सावरकर और गांधी जी दोनों ने मिल की थी अपने अपने तरीके से, है। ये भी ध्यान में रखना है। और लास्ट में ये देखना है कि दोनों अनटचेबिलिटी या अछूतेपन को अपोज करते थे, बट उस अछूतेपन का जो मूल कारण है, द रूट कॉज ऑफ द अनटचेबिलिटी, दैट इज वर्णाश्रम धर्म, इस वर्णाश्रम धर्म को दोनों ही मानते थे, है? इस वर्णाश्रम धर्म को दोनों ही मानते थे। ये भी चीज उतने ही कंसर्न से और उतने ही बारीकी से हमें ध्यान में रखती है। तो दोस्तों ये था मेरा निष्पक्ष आपका प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने, है, ताकि आपको एक पता चले हाउ बोथ महात्मा गांधी एंड सावरकर, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिस्पाइट बीइंग प्रेजेंटेड एज अ टू कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनैलिटीज, they had their own role in a Indian national movement and a modern nation building, है? और इसी तरीके से हमें इन चीजों को आत्मसात करके उत्तर लिखना पड़ेगा जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से पूछा जा सकता है कि सावरकर जी और गांधी जी दोनों की विचारधारा है, दोनों के मत प्रवाह और दोनों की सोच अलग होने के बावजूद दोनों का भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन में या भारत के नए निर्माण में क्या योगदान था, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। ऐसे तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। अंग्रेजी में अगर बात करनी है, टू स्पीक इन इंग्लिश, डिस्पाइट हैविंग द कॉन्ट्राडिक्टरी आउटलुक, आइडियोलॉजीज एंड अप्रोचेस टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल मूवमेंट, टुवर्ड्स हिंदुत्व एंड टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, Savarkar and Gandhiji had their own contributions in their respective ways. Okay? And despite having contradictions, there were some points of agreement also and appreciation also. Okay? Please, the question will ask you to throw the light as far as all these things are concerned. तो ये ऐसे questions में आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीजें, और एक बहुत ही बैलेंस वे में, बहुत ही एक न्यूट्रल वे में, ठीक है, निष्पक्ष वे में आपको उत्तर समाप्त भी करना पड़ेगा। सो इस बात को हमें पूरी तरीके से ध्यान में रखना है। तो इसी बात पर मैं भी आज का हमारा जो डिस्कशन है, जिसको मैंने बोला कि पर्पसफुल डिस्कशन, उसको मैं खत्म करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये डिस्कशन और ये सीरीज बहुत ही अच्छी लग रही होगी। सो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट as a part of the core IAS, and we will always help you and mentor you to build your knowledge as well as answer writing process to emerge victorious in a civil services main examination and personality test. Till then, thank you very much and have a nice day.